In this lecture, we will discuss Indian Contract Act and some sections also discuss. So let us discuss. ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका इन्फोर्समेंट डेट यह कब से लागू हुआ? यह 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ और इसमें टोटल 266 सेक्शंस होते हैं। और कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लेता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। ये एक्ट नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये एक्ट नंबर 9 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इसे ज़रूर याद कर लीजिए आप लोग। और इसमें 266 सेक्शंस होते हैं। ये 266 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। इसको देख लेते हैं। जो 1 से 75 तक है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक, इसमें जनरल प्रोविजंस की बात की गई है। और जो 76 से लेके 123 तक है, इसमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट की। और 124 से लेके 147 तक इंडेमनिटी एंड गारंटी। और 148 से लेके 181 तक बेलमेंट एंड प्लेज की। और फिर 182 से लेके 238 तक एजेंसी को डिफाइन किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है एजेंसी। और ये फिर 239 से लेके 266 तक पार्टनरशिप एक्ट को डिफाइन किया गया है। 76 से लेके 123 तक इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल कर इसको एक सेल ऑफ गुड एक्ट बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि इसके जो सेक्शंस होते थे लमसम 76 से लेके 123 तक लमसम सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात करते थे, लमसम उसी तरह होते थे। तो इसे एक अलग पार्ट बना दिया गया 1930 में। 1930 में एक इसको अलग पार्ट बना दिया गया 76 से लेके 123 तक सेल्स ऑफ गुड एक्ट को। फिर उसी तरह से 1930 भी था, 31 भी था, फिर 32 जब आया तो 239 से लेके 266 तक जो पार्टनरशिप एक्ट है, इसको भी उसी में से निकाल कर एक पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया। याद रखिए ये 1872 में बना था। इन्फोर्समेंट डेट हुई थी इसकी 1 सितंबर 1872 को, लेकिन ये जो बाद में सुधार किया गया 1930 में किया गया। तो पहले वैसे था 1 से लेके 266 तक एक सेक्शंस थे, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इसको एक सेल ऑफ गुड एक्ट अलग से पार्ट बना दिया जाए। फिर इसको बना दिया गया। सिमिलरली लमसम 2 साल और बीता तो 1932 में एक पार्टनरशिप एक्ट को बना दिया गया। ये तो हुआ कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब चलिए कुछ सेक्शंस को देख लेते हैं। आप बेयर एक्ट अगर देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें सॉल्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट सेविंग, ये सेक्शन 1 में लमसम हर एक बेयर एक्ट में होता है, सिवाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर आप चाहे जो बेयर एक्ट देखेंगे, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे, चाहे हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, चाहे जो आप बेयर एक्ट देखेंगे, इसमें आपको सेक्शन 1 में सॉल्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट जरूर रहता है। और सॉल्ट टाइटल का मतलब होता है कि वह कौन सा एक्ट है, और एक्सटेंट का मतलब होता है कि वह एक्ट कहाँ कहाँ लागू है, और कमेंसमेंट का मतलब होता है वह किस दिन से लागू है। जैसे अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो जैसे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है, इसमें जैसे सॉल्ट टाइटल लिखा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब इस एक्ट को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। ये सॉल्ट टाइटल, इसका मतलब हुआ कि यह कौन सा एक्ट है। ये
है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये शॉर्ट टाइटल सभी जगह मिलेगा आपको। और एक्सटेंट और कमेंसमेंट। एक्सटेंट का मतलब वही, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो बेयर एक्ट है, ये थोड़ा पुराना बेयर एक्ट है। अभी लमसम सभी बेयर एक्ट में यही लिखा होगा कि एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हम देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद 31 अक्टूबर को एक एक्ट लागू किया गया जिस एक्ट का नाम था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये एक 2019 ये एक एक्ट है। इस एक्ट में ये बता दिया गया कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब इसमें जम्मू एंड कश्मीर नहीं, अब जम्मू एंड कश्मीर था वो उस पर वाद विवाद चल रहा था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों को भी पता है कि अब वो अपने इंडिया में आ गया है। अब इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो 28 स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर सब अब वह इंडिया का ही पार्ट है। तो अब जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वह पूरे भारत पर लागू होगा। उसमें जो बेयर एक्ट में लिखा है कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको नहीं करना है। अब ये हो सकता है कि अब जो नया बेयर एक्ट है इसमें ये ना लिखा रहे। अब यह पूरे भारत पर लागू है। इसी तरह होता है। ये कैसे लागू हुआ, ये जो आपको हम बताए कि ये द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में यह साफ कह दिया गया कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब कि तब के बाद इस एक्ट को लागू करने के बाद अब ये जो हमारा संविधान है, जो हमारे सब कुछ है विधि से रिलेटेड, वह पूरे भारत पर लागू होंगे। और ये सेक्शन 1 है। अब सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है निर्वचन खंड। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखिए 2 क्लॉज होता है, हम आपको बताएं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है, जैसे एक होता है इंटरप्रिटेशन और एक है डिफिनेशन। इस दोनों में अंतर क्या होता है आज जान लीजिए आप लोग। इंटरप्रिटेशन और डिफिनेशन में, डिफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो ये डिफिनेशन जैसे दिया रहेगा तो वो एकदम एक्यूरेट सही डिफिनेशन है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि अभी जब तक है तब तक तो सही है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके इसमें सुधार भी किया जा सकता है। अभी तो बिल्कुल सही है, बाद में सुधार भी किया जा सकता है। और डिफिनेशन का मतलब जैसा है वैसा रहेगा, इसमें कोई सुधार नहीं करना है, वो एकदम पूर्ण है। तो जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है हमारा, इसको हम लोग देखते हैं, इसे निर्वचन खंड कहते हैं। सेक्शन 2 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसमें 2A 2B 2C 2D करके J तक है। और जैसे 2A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है, 2B में प्रॉमिस को, 2C में प्रॉमिसर को, 2E में एग्रीमेंट को, 2H में कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट बहुत पूछा जाता है। तो चलिए क्रम वाइज हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रपोजल क्या है, प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है। सेक्शन 2A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। When one person signifies to another his willingness to do, जब एक व्यक्ति signifies to another his willingness, अपनी इच्छा दूसरे से जाहिर करता है, to do कुछ करने के लिए, और to abstain from doing anything अथवा कुछ ना करने के लिए। मतलब जब एक व्यक्ति
अपनी इच्छा कुछ करने या फिर ना करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से जाहिर करता है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, इस आशय से जाहिर करता है कि द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और ऑब्स्टिनेंट, कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमत अभिप्राय करे। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो वह प्रस्तावना करता है और यह कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि मतलब जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा किसी दूसरे से कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए जाहिर करता है, वह इस आशय से अपनी इच्छा जाहिर करता है कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या फिर ना करने के लिए अपनी अपनी अनुमति को बताए कि यह मैं करूँगा या फिर ना करूँगा, तब उसे प्रपोजल कहा जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। अब ए बी से कुछ करने के लिए कहता है और ए जो है वह बी की इच्छा को मतलब जानेगा कि वह बी जो हम कह रहे हैं वह इसके बारे में वह क्या कहेगा। जैसे ए ने बी से कहा कि तुम मेरा यह काम करोगे, तो इस केस में बी इसे मना भी कर सकता है या फिर उसे कह भी सकता है कुछ, हाँ मैं करूँगा। इसमें ये जो सेकंड पार्टी है इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। देखिए, अगर यही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो बन जाता प्रॉमिस बन जाता है, और अगर यही प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वह बन जाता है अग्रीमेंट, और वही अग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वह बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है तो वो वाइड हो जाता है। अभी ये सब हम पूरा सही से पढ़ेंगे। और इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए, ये एक्ट ACT, ए इसमें स्मॉल में लिखा है और ये कैपिटल में लिखा है। इसको आप समझ लीजिए कि जब एक्ट में जो एक इस एक्ट का मतलब होता है अधिनियम और इस एक्ट का मतलब होता है कार्य। जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, बेयर एक्ट में अधिकतर एक्ट ऐसे एक कैपिटल में ही लिखा रहता है, स्मॉल में नहीं लिखा रहता, क्योंकि इसका मतलब अधिनियम होता है और इस एक्ट का मतलब कार्य होता है। ये छोटी सी जानकारी थी, इसे आप याद कर लीजिएगा। कहीं भी अगर ए कैपिटल में लिखा रहेगा तो उसका मतलब अधिनियम, अगर ए स्मॉल में लिखा रहेगा तो इसका मतलब कार्य। इसको आप लिख लीजिए चाहे। अधिनियम, इसका मतलब कार्य। सेक्शन 2B है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। मतलब व्हेन द पर्सन, जब एक व्यक्ति, टू होम जिसके लिए, द प्रपोजल इज मेड प्रपोजल बनाया जाता है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, यानी कि उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब वह जो प्रपोजल है वह एक्सेप्टेड मतलब प्रतिगृहित, एक्सेप्ट मतलब प्रतिगृहित करना, तो मतलब तब वह प्रपोजल प्रतिगृहित कहा जा सकता है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वह प्रॉमिस बन जाता है, बिकम्स अ प्रॉमिस। इसका सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, ए ने बी से कुछ प्रपोजल किया,
और बी ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया। ए ने जो बी से कहा वो एक्सेप्ट कर लिया बी ने, तब वह बन जाएगा क्या? प्रॉमिस। मतलब कि व्हेन अ प्रपोजल is accepted becomes a promise। मतलब जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वह प्रॉमिस बन जाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल भी बताया कि ए ने यदि बी से कुछ कहा और बी ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया तब वह प्रॉमिस बन जाता है, जो कि है हमारा सेक्शन 2B। और सेक्शन 2C है हमारा द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। मतलब द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, वह व्यक्ति जो प्रपोजल बनाता है, मतलब वह व्यक्ति जो प्रपोजल करता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। और वह व्यक्ति जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है उसे प्रॉमिसी कहते हैं। इस केस में जैसे ये था ए, हमने एग्जांपल लिया था ए, तो इस हिसाब से होगा द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा प्रॉमिसर। और वह व्यक्ति जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बी। तो ये हो जाएगा इस केस में हमारा प्रॉमिसी। ये है हमारा सेक्शन 2C। सेक्शन 2D है कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब वचनदाता की वांछा पर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी आया है यहाँ पे, हमने अभी देखा था ना यहाँ पे प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, जो कि 2C में बताया गया है। इसमें देखिए व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब वचनदाता की वांछा पर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसी या फिर कोई और व्यक्ति, हैज डन कर चुके हैं, और ऑब्स्टेन्ड फ्रॉम डूइंग अथवा करने से विरत रहा है या फिर करने से मना कर रहा है, और डज अथवा करता है, और ऑब्स्टेन्स फ्रॉम डूइंग अथवा करने से प्रविरत रहता है, और प्रोमिजेज टू डू और टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग अथवा कार्य करने या फिर न करने का वचन देता है। डूइंग समथिंग मतलब कुछ ऐसा कार्य करने या फिर न करने का वचन देता है। सच एक्ट और अब्स्टिनेंस और प्रॉमिस, कुछ कार्य अथवा प्रविरत या वचन, इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए ने बी से मोबाइल खरीदा तो बी ने ए को मोबाइल दिया, और उसके बदले में ए ने बी को 7,000 रुपीज़ 7,000 रुपये पेमेंट किया। अब ए ने 7,000 रुपये दिया या बी के लिए कंसिडरेशन होगा, और बी ने ए को मोबाइल दिया, यह ए के लिए कंसिडरेशन होगा। आप कंसिडरेशन को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी होटल में खाना खाने गए और उस होटल में आपने खाना खाने के बाद जो बिल पेमेंट किया
वह बिल एक कंसिडरेशन होगा उस खाने के बदले, जो आपने वहाँ पे भोजन किया उसके बदले में वह कंसिडरेशन, जो आपने पेमेंट किया वह एक कंसिडरेशन ही होगा। और सेक्शन 2E में अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। अग्रीमेंट का बताया गया इसमें, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेज फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एवरी प्रॉमिस प्रत्येक वचन और प्रत्येक वचनों का समूह, सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब वचनों का समूह, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मतलब जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाते हैं। देखिए, अगर कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रॉमिस बन जाता है। अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो वह प्रॉमिस बन जाएगा। और अगर वही प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन आ जाएगा तो वह बन जाएगा अग्रीमेंट। तो हम कह सकते हो व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्ट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड व्हेन, और जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाएगा तो वह बन जाता है एग्रीमेंट, जो है हमारा सेक्शन 2E। सेक्शन 2F में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को समझाया गया है। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। प्रोमिसेस वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, आर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन मतलब वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का भाग हो, फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिसेज, वह रेसिप्रोकल प्रोमिसेज कहलाते हैं। रेसिप्रोकल मतलब व्यतिकारी वचन, जो एक वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल में, जैसे एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है। ए ने बी को कुछ दिया, मान लीजिए ए ने बी को एक साइकिल दिया और उस साइकिल के बदले में बी ने ए को 7,000 रुपये दिया। तो ये एक दूसरे के लिए है, मतलब ये इनके लिए दिए और ये इनके लिए, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। इन ए के लिए प्रतिफल बी के लिए साइकिल हो गया और ए के लिए 7,000 रुपया। तो यह एक व्यतिकारी वचन है, जो एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए प्रतिफल होते हैं, वह एक व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। 2G में वाइड को डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इज सेड टू बी वाइड, वह शून्य कहलाता है। कोई भी करार हो जो वह अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वह शून्य होगा। इसका एग्जांपल हम आपको बताएं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। ए बी से कहता है कि जाओ आप सी को गोली मार दो, सी को मार दो, और इसके बदले में मैं ए जो है वह बी को 15,000 रुपये देगा। तो ए ने बी से कहा कि जाओ सी को मार दो, मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा। अब बी सीधा साधा आदमी चला जाता है, सी को मार देता है। अब बी वापस आके ए से कहता है कि लाओ भाई मेरे 15,000 दो। तो ए कहता नहीं दूंगा मैं 15,000। तो क्या इस कंडीशन में बी जो है वह कोर्ट में जाकर अपनी बात को कहवा सकता है कि ये मुझसे ऐसे कहे थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया? आंसर आता है नहीं, क्योंकि
ये जो अग्रीमेंट था ए और बी के बीच में, वह इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं था। उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। इसमें ये मारना या फिर पीटना ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। तो इस कंडीशन में भी कोर्ट से अपनी बात नहीं मनवा सकता है। और यही जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ अगर हो जाता है, ए और बी के बीच एक अग्रीमेंट होता है और वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय अगर लॉ हो गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ अगर हो गया तो वह बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे सेक्शन 2H में। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या कि वाइड क्या होता है। तो वाइड वही होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। और 2H है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वह करार जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वह संविदा होती है। इसको मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताया कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वह कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 2I में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है। कहाँ परिवर्तनीय है? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू, मतलब एक या अधिक के विकल्प पर तो वह इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, या फिर अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर वह इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वह एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब वाइडेबल आपको वैसे भी लग रहा होगा कि वाइडेबल मतलब कि जो वाइड कराने योग्य हो। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अब बी के साथ तो मान लीजिए कुछ धोखा हुआ है और यह बात बी जानता है और ए भी जानता है। अब बी की इच्छा है वह उस संविदा को, उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कराए या फिर ना कराए, मतलब कि वह वाइडेबल कराने योग्य है। वाइडेबल, वह वाइडेबल कराने योग्य है। अब ये बी की इच्छा है कि वह उस संविदा को वाइड कराए या फिर ना कराए, ये बी के ऊपर डिपेंड करता है। वह संविदा जो है वह वाइडेबल है, यही बताता है हमारा सेक्शन 2I। और सेक्शन 2J कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेज टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, वह संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। सीजेज मतलब नहीं रह जाती है। बिकम्स वाइड, शून्य हो जाती है। व्हेन इट सीजेज टू बी इन्फोर्सिबल, मतलब वह जब परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तब वह संविदा शून्य हो जाती है। वह संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तो वह शून्य हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वह पहले विधि द्वारा परिवर्तनीय थी लेकिन अब परिवर्तनीय नहीं है। जब वह परिवर्तनीय थी तब वह शून्य नहीं थी, लेकिन अब वह परिवर्तनीय नहीं है तो वह शून्य हो जाती है वह संविदा। इसके एग्जाम्पल में ऐसे आप समझ लीजिए, इससे पहले आप जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप सेक्शन 5 क्लॉज 3 में जब आप ये पढ़ेंगे कि पहले था कि जो हिंदुओं में जो विवाह होता था उसकी उम्र 15 साल और 18 साल थी, मतलब लड़कियों की उम्र 15 साल और लड़कों की उम्र 18 साल। लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर कर दिया गया
लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र शादी करने के लिए 21 साल होना चाहिए। तो मतलब कि जब वह 15 और 18 साल एज थी तब वह इन्फोर्सेबल बाई लॉ थी, लेकिन अब वह जो 15 और 18 है वह शून्य हो गया है। इसका 2J का एग्जाम्पल है कि मतलब जब वह थी तब तो थी, लेकिन अब जो है वह माना जाएगा, जो अब 18 और 21 का है वह माना जाएगा। कि इसका वह मतलब ये होता है कि जो विधि द्वारा परिवर्तन नहीं रह जाती वह शून्य हो जाती है। सेक्शन 2J तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम लोग सेक्शन 3, 4, 5, 6 करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।